दोस्तों 24 फरवरी 2025 का वो वाकया है। एक अदालत के अंदर 4 व्यक्ति कटघरे में खड़े हुए थे। साथ ही वो अदालत वकीलों से, आम लोगों से और साथ ही मीडिया कर्मियों से खचाखच भरी हुई थी। सभी की निगाहें थी या तो उन चारों व्यक्तियों को देख रहे थे या फिर जज साहब की तरफ देख रहे थे। अब जज साहब की तरफ से फैसला आने वाला था क्योंकि इस मामले की पूरी तरीके से सुनवाई हो चुकी थी। अब सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार था। जैसे ही जज साहब, स्पेशल कोर्ट के जो जज साहब होते हैं, बरेली एंटी करप्शन कोर्ट के सुरेश कुमार गुप्ता जी, उन्होंने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनते ही वो चारों लोग जो होते हैं वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दरअसल जज साहब कहते हैं कि इन चारों को 10-10 साल की सज़ा और 50,000 रुपये अर्थदंड सुनाया जाता है। इतना कहना था। अब इन चारों में से एक तो गुंडा था होता है, 3 सिपाही होते हैं और साथ ही कहा जाता है इनको गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दो। इनमें 2 तरह के संदेश थे जो सोशल मीडिया पर तैरने लगते हैं, आने लगते हैं। दरअसल एक संदेश ये था कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो वर्दी वाला हो या फिर बिना वर्दी के हो, आम हो या खास हो। और दूसरा संदेश ये था कि अपने अधिकारियों के प्रति उनको अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, गलत नहीं करना चाहिए था। आखिरकार ऐसा क्या मामला था कि वो सिपाही फूट फूट कर रोने लगते हैं? क्यों उनको सज़ा दी गई थी? क्या इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं दिलीप यादव। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली का एक थाना लगता है कैंट। दरअसल बात कर रहा हूं 2 सितंबर 2010 की। शाम लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। बरेली शाहजहांपुर रोड पर एक लंबा सा जाम लगा हुआ था। ट्रक खड़े हुए थे। वहीं पास से ही एक एसपी ट्रैफिक होता है, नाम कल्पना सक्सेना, आईपीएस ऑफिसर उनका ड्राइवर होता है, नाम संजय सिंह। उनके हमराह होते हैं, हमराह सिपाही एक का नाम ऋषिपाल, दूसरे का नाम जीत सिंह होता है। ये सब साथ में थे और इसी बीच में ये आईपीएस ऑफिसर जो होती है कल्पना सक्सेना ने किसी से पूछा कि ये जाम क्यों लगा हुआ है, क्या बात है। तभी किसी ने कहा कि तुम्हारे ही लोग हैं जो अवैध वसूली कर रहे हैं। जैसे ही आईपीएस ऑफिसर ने इस बात को सुनी तो उसको बड़ा सा अटपटा लगता है, बुरा लगता है। उन्होंने क्या काम किया कि आगे मजार थी, मजार से पहले ही एक गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। एक व्यक्ति है जो कि ट्रकों को रोक रहा था, उनसे पैसे की वसूली कर रहा था। उन्होंने मौका देखते ही अपनी गाड़ी को थोड़ी दूर पर खड़ा कर दिया। साथ ही वो पैदल पैदल ही अपने हमराही सिपाही के साथ निकल जाती है। आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना जैसे ही वो पैदल पैदल जा रही थी, उन्होंने मज़ार के पास देखा कि एक सफ़ेद रंग की मारुति कार खड़ी हुई है। उस कार के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर बैठा हुआ है। ड्राइवर की सीट पर जो बैठा हुआ है वो भी सिपाही था और पीछे वाली सीट पर जो 2 लोग बैठे हुए थे वो भी सिपाही थे। लेकिन एक आम आदमी था। वो आम आदमी उनकी शय पर उन चालकों से, ट्रक ड्राइवरों से वसूली कर रहा था, जैसे तैसे मनमानी कर रहा था। इसी मनमानी के चलते जाम लग जाता है। जो देरी कर रहा था पैसे देने में उसको रोका जा रहा था और ये लंबा जाम लग जाता है। और इस लंबे जाम की सूचना इस आईपीएस ऑफिसर के पास पहुंच जाती है। अब इस महिला ऑफिसर ने जैसे ही उस व्यक्ति को रोकने की, टोकने की कोशिश की, इसी बीच में ये खबर, ये आवाज़ पहुंच जाती है कार के में बैठे हुए 3 सिपाहियों तक। 3 सिपाहियों ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और उस आम आदमी जो गुंडा था उससे कहा कि तुम भी जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करो। ये आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना है। कल्पना सक्सेना की बात सुनने के बाद उस गाड़ी को जैसे ही वहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही थी तो ड्राइवर जो था, जिसका नाम मनोज सह सिपाही, वो गाड़ी चला रहा था। आईपीएस ऑफिसर से पहले कि गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा बढ़ती, आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना की रफ्तार तेज बढ़ जाती है और उन्होंने जैसे फिल्मों का सीन होता है कि खिड़की के अंदर हाथ डालकर और ड्राइवर की गर्दन पकड़कर उसको बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे ही कल्पना सक्सेना ने उसकी गर्दन पकड़ने के बाद उससे रोकने के लिए कहा, क्योंकि वो लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। इस बीच में जो लगातार भागने की कोशिश कर रहा था, पीछे जो बैठे हुए थे सिपाही जो थे, उन सिपाहियों ने उस आईपीएस ऑफिसर को पीटना शुरू कर दिया। कभी वो सिर पर मार रहे थे तो कभी हाथ पर मार रहे थे, कभी उसे धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आईपीएस ऑफिसर ने हिम्मत नहीं हारी और डट कर मुकाबला करती रही।
वो बार बार एक बात कह रही थी, यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, आप जहाँ हो वहीं रुक जाओ, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। जब इस तरह की बात थी, लेकिन जो सिपाही थे वो डर नहीं रहे थे, बल्कि उस आईपीएस ऑफिसर के साथ मारपीट भी कर रहे थे। और ये 200 मीटर तक ऐसे ही गाड़ी चलती रहती है और ये सीन लगातार दोहराए चले जा रहे थे। हद तो तब हो जाती है जब आईपीएस अधिकारी को इस गाड़ी से कुचलने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन आईपीएस ऑफिसर ने किसी तरकीब से कूदकर वहां से उसने अलग हटकर अपनी जान बचाई। वो जब गिरी है तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। तीनों के तीनों सिपाही वहां से भाग जाते हैं। अब जब उनके जो हमराही हैं वो दौड़कर अपने मैडम को पकड़ते हैं और उसे जल्दी से हॉस्टल ले जाते हैं। हॉस्टल में एडमिट कराया जाता है और एडमिट कराने के बाद कई दिनों के बाद जब उसको हॉस्टल से छुट्टी मिलती है, तब अपने सीनियर ऑफिसर को पूरी कहानी, पूरा वाकया बताती है। निकटतम थाने में पहुंचती है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। दरअसल फर्रुखाबाद का रहने वाला सिपाही होता है रविंद्र, और उसका एक सगा भाई जो धर्मेंद्र था, उसको सभी टाइगर कहकर पुकारते हैं। जो सादी वर्दी में था, जो ट्रकों से गुंडागर्दी करके वसूली कर रहा था। साथ ही एक और सिपाही होता है जिसका नाम मनोज होता है, उसको भी लोग सुल्ताना के नाम से जानते थे, जो मुरादाबाद का रहने वाला होता है। और फर्रुखाबाद निवासी सिपाही रावेंद्र सिंह, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर में मुकदमा होता है भ्रष्टाचार का। साथ ही जो आईपीएस ऑफिसर ने रोकने की कोशिश की थी, तो उन्होंने एक तरह से जान से मारने की कोशिश की थी। जिस तरीके से उसको मार रहे थे, पीट रहे थे आईपीएस ऑफिसर को, तो ये मामला हत्या का प्रयास और साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इस मामले में पुलिस की तरफ से जब जांच पड़ताल की जाती है, तो तीनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया जाता है। उनके खिलाफ जो जांच पाई जाती है, साथ ही जब उनके ऊपर दोष सिद्ध पाया जाता है, तो साल 2014 की बात है, उनको सेवा से यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से फिर से बर्खास्त कर दिया जाता है। और ये मामला फिर से इन तीनों जो आरोपी सिपाही होते हैं, ये कोर्ट चले जाते हैं और ये उनके ऊपर लगे हुए आरोपों को बताते हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, इनमें कोई दम नहीं है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और हाई कोर्ट ने इनके मामले की सुनवाई की, इनको फिर से बहाल कर दिया जाता है। लेकिन मामला फिर एक और आईपीएस अधिकारी जो होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उन आईपीएस ऑफिसर ने इस मामले की पुनः जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। पुनः जांच करने के बाद भी इनके जो ऊपर जो लगे हुए आरोप थे, ये दोषी पाए जाते हैं और दोषी पाए जाने पर दिसंबर 2021 का ये वाकया है, इन्हें फिर से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कि पुलिस से वो बर्खास्त कर दिए जाते हैं। उधर इस मामले की जांच पड़ताल दी गई थी सीओ एसपी सिंह होते हैं, लेकिन एसपी सिंह ने जो भ्रष्टाचार के इन पर आरोप लगाए थे, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो साक्ष्य जुटाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, या यूं कहें कि जो साक्ष्य थे, जो सबूत थे, वो भ्रष्टाचार के जो जुटा नहीं पाए, उन लोगों तक पहुंच नहीं पाए, उन ट्रक जिससे वसूली की गई थी उनके पास पहुंच नहीं पाए, तो इसीलिए इस पर आरोप सिद्ध नहीं होता है। लेकिन अब ये बात है 24 फरवरी 2025 को, लगभग 14 साल बाद केस चलता है और 14 साल के बाद इस मामले में जब अदालत की तरफ से सुनवाई आती है, फैसला आता है, तो इन आरोपियों को, जो सिपाही होते हैं, इनको 10-10 साल की सज़ा और साथ ही 50,000 रुपये का अर्थदंड की सज़ा भी सुनाई जाती है। इनमें जो इनका एक सिपाही का भाई जो होता है, जो आरोपी होता है, जो गुंडा होता है, जिसका नाम धर्मेंद्र होता है, उसको भी सज़ा सुनाई जाती है। चारों ही अदालत में होते हैं, अदालत के कटघरे में खड़े होते हैं और जैसे ही सज़ा सुनाई जाती है तो ये चारों फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी की जो बची हुई ज़िंदगी थी उसकी दुहाई देने लगते हैं। कहते हैं कि ये सब होने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। अब इसी बीच में अखबार वाले जो होते हैं, मीडिया वाले जो थे, उन्होंने इनका फ़ोटो लिया। जब इनको पुलिस वालों को गिरफ्तार करके जेल भेजा, तो ये खबर सुर्खियां बन जाती हैं, अखबारों में पहुंच जाती हैं, हर जगह इस खबर की फिर से चर्चा होने शुरू हो जाती है। अब हर कोई इस कहानी के बारे में जानने में जुट जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या था। तो इन्होंने उस आईपीएस अधिकारी को, अगर आईपीएस ऑफिसर ने पूरे शिद्दत से, पूरी ताकत से काम ना लिया होता, तो शायद
ये लोग उन्हें जान से मार देते और इसीलिए ये मामला अदालत में भी गया। दरअसल ये आईपीएस ऑफिसर जो हैं ये मेरठ की रहने वाली होती हैं और मेरठ के ही कॉलेज से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। इन्होंने साल 1990 में पीसीएस की परीक्षा पास करने के बाद सर्किल ऑफिसर का यानी कि सीओ बन जाती हैं और 16 जनवरी 1994 को ये पहली नियुक्ति पाई जाती है इनकी। उसके बाद लगभग 16 साल के बाद इनको आईपीएस का कैडर मिल जाता है, यानी कि साल 2010 में ये आईपीएस ऑफिसर बन जाती हैं और उसके बाद इनकी जगह जगह पोस्टिंग होती चली जाती है और बरेली में ये इनकी पहली पोस्टिंग होती है। पहली पोस्टिंग में ही इनके साथ हादसा हो जाता है। इन्हें 3 सिपाही जान से मारने की कोशिश करते हैं, अपनी कार से कुचलने की कोशिश करते हैं। ये मामला लगभग 14 साल तक अदालत में चलता रहता है और उसके बाद फिर अदालत से फैसला आता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा हो जाती है। फिलहाल वर्तमान स्थिति की बात करें तो इनका डीआईजी का पद है और गाजियाबाद में इनकी पोस्टिंग है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको बताना है, आपको सचेत करना है। जिस तरीके से उन तीनों पुलिस वालों ने भ्रष्टाचार किया, यानी कि वो रिश्वत ले रहे थे और अपने ही सगे भाई का इस्तेमाल कर रहा था। काश आईपीएस ऑफिसर के कहने पर वो रुक जाते तो शायद उन्हें हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मामले में उनको निलंबित होने की सज़ा मिल जाती या इससे बड़ी सज़ा नहीं हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, कई साल तक वो सलाखों के पीछे भी रहेंगे और नौकरी से भी बर्खास्त होना पड़ा। तो उन्हें बहुत बड़ी सज़ा मिली है इस मामले में। न केवल इनको सज़ा मिली है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो सिपाही हैं या फिर और लोग जो सरकारी कर्मचारी, उनके लिए एक संदेश है कि अधिकारियों के प्रति किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप उस बहादुर आईपीएस महिला ऑफिसर के बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप उन मुजरिमों के बारे में? आपकी जो भी राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।